बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग विभागीय चर्चा कर रहे थे। आज का विषय है समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना के तहत यह केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है और केंद्र सरकार ने समेकित बाल विकास योजना जब हम लोगों के बीच में ये योजना लाई गई थी, इस पर बहुत सा विद्वानों की बैठकें हुई कि एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान की सफलता यानी पहला क्लास से 8वां क्लास तक के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा कि हर बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, यानी मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार के तहत सभी बच्चों को शिक्षा देने में कई कठिनाइयां का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पहला क्लास में जाने के समय 6-7 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं और दूसरे कामों में रुचि ले लेते हैं, जो कि गांव में रहने वाले लोगों की एक गरीबी रहती है। उस गरीबी को देखते हुए बच्चे भी काम करना शुरू कर देते हैं, यानी बाल मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में सरकार ने देखा कि भाई ये तो सर्व शिक्षा अभियान फेल कर जाएगी। पहला क्लास से 8वां क्लास तक का जो शिक्षा देना है, मौलिक अधिकार है, इसको ध्यान में रख करके विद्यालय पूर्व शिक्षा की चिंता सरकार ने किया। यानी माँ जब गर्भवती होती है, गर्भ के समय में ही बच्चों की देखभाल सरकार शुरू कर देती है। टीकाकरण की व्यवस्था सरकार के स्तर से शुरू हो जाती है और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो वहाँ भी सरकार की चिंता है, जो आगे आप देखेंगे। और 6 माह से 6 वर्ष तक बच्चों को ठहराव के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था किया गया। इसी का आज हम लोगों का यह विषय है। तो एक तरह से यह केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर इसमें जो राशि खर्च होती है 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार के सहयोग से खर्च होती है। और विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 सुविधाएं दी जाती है, यानी पूरक पोषाहार की व्यवस्था होती है। विद्यालय पूर्व शिक्षा की यानी तैयार करना है कि पहला क्लास में आपको जाना है, उसको माइंड को मेकअप करना है, उस बच्चे को खेल में खेल की भावनाओं से प्रेरित करते करते पहला क्लास में नामांकन करने तक आंगनबाड़ी केंद्र में ठहराव की व्यवस्था कर सरकार ने दिया। टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चलता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर चूंकि 40 बच्चे, आप देखेंगे आगे कितनी संख्या है, ये सब का ठहराव आना, वहाँ टीकाकरण की व्यवस्था, जो भी हम स्वास्थ्य विभाग की चर्चा किए थे तो कई टीका की चर्चा हमने किया था। और स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कर रहे थे तो याद करिए उस दिन हम आपको आंगनबाड़ी की भी चर्चा कर रहा था, यानी ANM आंगनबाड़ी की सेविका और आशा। आप समेकित बाल विकास की चर्चा करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करेंगे वहाँ भी इनकी भूमिका है, और शिक्षा विभाग की चर्चा करेंगे यहाँ भी इनकी भूमिका है। तो इसमें पहला है पूरक पोषाहार, दूसरा है स्कूल पूर्व शिक्षा और टीकाकरण की व्यवस्था, चौथा है स्वास्थ्य की जांच। और केंद्र पर ही ANM को जाकर के स्वास्थ्य जांच करना है। जरा सा भी लगता है कि इस बच्चे को चिकित्सा की जरूरत है तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में मेडिकल अफसर के साथ ANM उसकी व्यवस्था करेंगी, वहां जांच होगा। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य कैसे बच्चे का ठीक रहे, संदर्भ सेवा और भी कोई आवश्यक सेवाएं हो तो वह करना है। तो ये इस तरह से समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 सेवा सरकार के द्वारा तय किया गया है। तो आगे आप देखेंगे इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि जैसे कोई वार्ड स्तर पर एक आंगनबाड़ी केंद्र की पहले व्यवस्था हुई, लेकिन बहुत सा वार्ड बड़ा हो गया है तो उसमें मिनी सेंटर भी, मिनी केंद्र भी आंगनबाड़ी की खोलने का प्रावधान किया गया। इस तरह से भी 23,000 खुल चुका है बिहार के अंदर। तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की भी व्यवस्था की गई और उसमें 6 माह से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को व्यवस्था वहाँ करने की बात चली कि कैसे 6 से 3 साल के बच्चे का भी पोषाहार, यानी 6 माह से 3 वर्ष के 40 बच्चे का नामांकन एक आंगनबाड़ी केंद्र पर किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 माह से लेकर 3 वर्ष के 40 बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में 40 बच्चे, यानी 80 बच्चों का वहाँ ठहराव आंगनबाड़ी केंद्र पर
और उसकी पोषाहार की व्यवस्था, उसकी इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम की व्यवस्था, उसकी पौष्टिक आहार की व्यवस्था किया जाता है। और 16 गर्भवती महिला या शिशुवती महिला, यानी गर्भवती महिला और जिनके बच्चे जन्म ले लिए हैं 6 महीना तक, बच्चे के जन्म लेने के साथ 6 महीना तक उसी को कह रहा है कि गर्भवती महिला और शिशुवती महिला, दोनों मिल करके 16 महिला और 80 बच्चे, यानी 40, 6 महीना से 3 बरस और 3 बरस से 6 वर्ष के बीच में 40, यानी 40 और 40 80, और 16 गर्भवती और शिशुवती गर्भवती जो महिलाएं हैं 16, और 3 किशोरी बालिका, यानी 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु की 3 किशोरी बालिका, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है वैसे भी गांव में, यानी 80 और 16, 96 और 3, 99 के लिए पोषाहार की व्यवस्था हिंदुस्तान, राज्य ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार ने व्यवस्था किया है। आहार का क्रय जो करना है वो पोषाहार वितरण कार्यान्वयन समिति है, हर आंगनबाड़ी केंद्र पर वार्ड सदस्य के नेतृत्व में, और महिलाओं के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी मां के नेतृत्व में ये पोषाहार वितरण कार्यान्वयन समिति बनाया गया है, क्रय समिति बनाया गया है। ये राज्य सरकार ने इस तमाम व्यवस्था किया है। तो ये जो पोषाहार देने की व्यवस्था, सरकार के कई नियम बदलती रहती है, कभी एक बार में देना रहता है, कभी उसके खाते में पैसा भेजा जाता है, जैसे कोरोना वायरस है उस समय का नियम अलग है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र पर किनको रखना है, संख्या क्या है, ये आप जान गए और पहले से भी आप जानते थे। और आंगनबाड़ी की सेविका की बहाली आप सब जानते हैं, फिर भी थोड़ी सी उस पर भी हम फोकस करना चाहते हैं। हर वार्ड में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी वार्डों में आंगनबाड़ी की केंद्र की स्थापना करेंगे, और 95% वार्ड के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र चल रही है। और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 99 बच्चे, महिलाओं, किशोरी बालिकाओं सहित 99 महिलाओं और बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था नियमित सरकार करती है, उनकी देखरेख करती है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एएनएम के माध्यम से टीकाकरण, आशा के माध्यम से टीकाकरण की व्यवस्था भी सरकार करती है। तो यह वार्ड के सदस्य और मुखिया को एकदम इसको जानकारी में रखना है, ग्राम पंचायत को इस पर तत्पर रहना है, क्योंकि वार्ड के सदस्य वहां भी अध्यक्ष हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के भी अध्यक्ष हैं, बहाली में भी वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हैं, और जो पंच होंगे, सरपंच के जो पंच होते हैं वह उसके सदस्य होते हैं, और जो एलएस होती है, सुपरवाइजर होती है, वह उसके सचिव होती है, सदस्य सचिव होती है। तो जो वार्ड के अंदर जो मतदाता हैं, महिला पुरुष जो वयस्क हैं, उनका एक सर्वे पंजी तैयार होता है, और जो उस सर्वे पंजी तैयार होगा उसके 10% उपस्थिति से कोरम होगा, और उस पूरे वार्ड के अंदर जिनके मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, जिनके ससुर का, जिनके पति का, उसी बहू को उसमें एप्लीकेशन देना है, और जिसके घर में 12,000 रुपया से महीना से ज़्यादा, चाहे एनजीओ हो, चाहे सरकारी हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर पैसा आता है, तो उसके घर की कोई बहू की बहाली नहीं होगी। जिनके घर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार होंगे, जिनके घर में जनप्रतिनिधि होंगे, वैसे व्यक्ति के परिवार से किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाएगी आंगनबाड़ी सेविका के पद पर। मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन होगा उसका वेटेज नहीं है, लेकिन मैट्रिक पास के आधार बनाया जाएगा। और सहायिका के लिए 8वां पास की अधिकारिता है, 8वां पास होना चाहिए सहायिका के लिए, और उसमें विधवा जो होगी उसको प्राथमिकता, इसमें 5 अंक का जो है वेटेज उसको ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों की जो नियुक्तियां होती है, इस तरह से पूरे राज्य में नियुक्ति की गई है। और पारदर्शिता के लिए वार्ड के जो सदस्य होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र आपके गांवों के अंदर बंद है, तो ये सीधा का सीधा इसका मतलब है कि वार्ड सदस्य वहां आपका फेल है, ऐसे समझ लीजिए। जिस वार्ड में अगर आंगनबाड़ी की केंद्र नहीं चलता हो,
जिस वार्ड के अंदर प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय फेल हो गया हो तो समझ लीजिए कि एक तरह से वहाँ के वार्ड सदस्य फेल हैं। वार्ड सदस्य को उसके प्रति कोई रुचि नहीं है। दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, क्योंकि ग्राम पंचायत में इस वार्ड सदस्य और मुखिया की जो बैठक होती है उसके सदस्य होती हैं सहायिका, सेविका। तो यदि वह सेविका उस सदस्य है ग्राम पंचायत के और वार्ड के सदस्य उसके अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष को सारी जवाबदेही है कि केंद्र को संचालन करना, क्योंकि एक केंद्र पर 99 लोगों को पोषाहार सरकार प्रति माह देती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी माह का बकाया हो। हाँ, ये हो सकता है कोरोना वायरस है, कोई टेक्निकल गड़बड़ी को लेकर के 1-2 महीना विलंब से भी कभी कभी राशि आती है, लेकिन राशि आती है। आपका केंद्र हो सकता है कि 2 महीना के बाद ही आवे, लेकिन केंद्र सुचारू रूप से चलाना है। कहीं कहीं गाँव में देखिएगा तो सेविका जो है गाँव में लड़ जाती है कि हमको सरकार पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन 2 महीना अगर नहीं दिया, तीसरा महीना मिलता है, चौथा महीना मिलता है, तो उस पैसा का आप क्या करती हैं? वो तो पैसा उसी बच्चों को जाएगा। तो 99 एक बड़ी राशि केंद्र और राज्य सरकार की खर्च हो रही है आंगनबाड़ी केंद्र पर। और विद्यालय पूर्व शिक्षा को हम आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर पहला क्लास में बच्चे को नामांकन कराने के लिए आप मोटिवेट तैयार करना, यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई पढ़ाना ये नहीं है कि आपको किताब रटवाना है, वहाँ आदत बनाना है कि आपको अब पहला क्लास में जाने के लिए तैयार करना है। क्योंकि सरकार ने देखा कि सीधे पहला क्लास में ले जाने से पहले बच्चे भटकाव के शिकार हो जाते थे। गरीबी के कारण जो है बच्चे मजदूरी करने के लिए चले जाते थे। इसलिए सरकार ने विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था किया कि पहले से ही आंगनबाड़ी में उसके दिमाग को फिट कर दिया जाए कि आपको कहीं काम धंधा में नहीं जाना है, अब यहाँ से सीधे आपको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाना है। तो इस तरह के सरकार ने एक संकल्प लिया और इसकी जवाबदेही किसको दे दिया? वार्ड के सदस्य को, कि आप ही इसके अध्यक्ष रहिए। क्योंकि हर वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र है और उसी वार्ड के अंदर आपका घर है, उसी वार्ड के अंदर आंगनबाड़ी का केंद्र है, उसी वार्ड के अंदर 40 जो है 6 महीना से लेकर के 3 बरस के जो है बच्चे जन्म लिए रहते हैं, उसके पोषाहार देना है। फिर 3 बरस से 6 बरस के जो बच्चे हैं उसको 40 बच्चे का फिर वहाँ पोषाहार देना है। फिर 16 को गर्भवती महिला हो चाहे शिशुवती महिला हो, गर्भ में बच्चा हो वो महिला, और जिसका बच्चा का जन्म हो गया 6 महीना तक यानी 16 महिला ऐसा हो तो 96 हो गया। और 3 बालिका किशोरी बालिका यानी 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं जो विवाहित हैं उसमें से 3 यानी 99 को पोषाहार सरकार प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्र को देती है। अगर बिहार के अंदर यह योजना फेल हो रहा है तो समझ लीजिए वार्ड सदस्य आपका फेल कर गया, यानी वार्ड सदस्य जागरूक नहीं है और ग्राम पंचायत तत्पर नहीं है। इसलिए आंगनबाड़ी की केंद्र, अब इसमें कहिए कि नीतीश कुमार जी फेल हो गए, बिहार के मुख्यमंत्री बेईमान हो गए, तो विपक्ष के नेता भी तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये आप पता है कितना है? 1,14,718 आंगनबाड़ी की केंद्र आज से 6 साल पहले का रिपोर्ट मैं देख रहा हूं। तो ये 1.5 लाख 1.25 लाख जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र पर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो पैसा दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री पैसा दे रहे हैं अपने शेयर के हिसाब से। तो गांवों के अंदर यदि आंगनबाड़ी की केंद्र नहीं चल रही है तो नीतीश कुमार फेल हो गए, नरेंद्र मोदी फेल हो गए। तो ये तकिया कलाम भाषा आप जिंदगी भर हम आप बोलते रह जाएंगे, गांवों की सुधार नहीं होगी। अगर वार्ड सदस्य, आज हम बोल रहे हैं ना, आज भी यदि आप जो भी हमको सुन रहे हैं, हम किताब सामने रखकर बोल रहे हैं, अगर आज भी वार्ड के सदस्य आज ठान लें कि आंगनबाड़ी केंद्र ठीक हो जाएगा तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। अब आज का मतलब कोरोना वायरस के नियम जिस दिन विद्यालय खुल जाए तो एक दिन में वार्ड सदस्य आंगनबाड़ी के केंद्र को ठीक कर देंगे, क्योंकि अध्यक्ष वही है। हम विश्लेषण में बता रहे हैं, आंगनबाड़ी की सेविका उसकी मेंबर है। ग्राम पंचायत को पावर है कि उनके वेतन पर रोक लगा देगा, मानदेय जो मिलती है। आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका के खिलाफ में अगर ग्राम पंचायत लिख दे तो उनकी सेविका पद भी अगर गड़बड़ी में पकड़ी जाती है तो चली जाएगा। लेकिन हर सट्ठे लिख देंगे कोई मुखिया तो FIR हो जाएगा उल्टे उन्हीं पर, नहीं लिख सकते हैं।
ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आंगनबाड़ी की सेविका को मुखिया को बुलाना होगा, तब आप कार्रवाई कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बिहार के अंदर कई मुखिया को देखा गया है, आंगनबाड़ी सेविका और मुखिया के बीच में विवाद हुआ, कोई वार्ड सदस्य ऐसा ही नहीं चल जाएगा। आंगनबाड़ी आप अध्यक्ष हैं, व्यवस्था में जा सकते हैं, लेकिन हर महीना बैठक करना है, हर 2 महीना पर ग्राम कार्यकारिणी की बैठक होना है। कार्यकारिणी की बैठक में सेविका को मुखिया को बुलाना चाहिए। धारा 20(4) फिर मैं कह रहा हूं, राज्य के अंदर धारा 20 उपधारा 4 लागू जब तक मुखिया लोग नहीं करेंगे तो मुखिया को कोई अधिकार नहीं। और जिस दिन इसको मुखिया लोग समझ जाएंगे धारा 20(4) क्या है, उसी दिन मुखिया का रुआ बढ़ जाएगा और उसी दिन सेविका जो है, सहायिका जो है आपके वार्ड सदस्य की वैल्यू करने लगेगी, उनकी महत्व देने लगेगी। तो आंगनबाड़ी की केंद्र में इतनी अधिकार, अरबों रुपये सरकार की खर्च हो रही है, विद्यालय पूर्व शिक्षा ही फेल है बिहार में, हम कह सकते हैं। जिस दिन विद्यालय पूर्व शिक्षा अगर ठीक हो गई तो पहला क्लास में बच्चे तो स्वतः पढ़ने के लिए चले जाएंगे, इसमें किसी को मदद की कहाँ आवश्यकता है। ये सरकार ने कहा कि विद्यालय पूर्व शिक्षा, देखिए कितना तरीका से जन्म के साथ बच्चों की व्यवस्था, 6 बरस हुआ तो प्राथमिक विद्यालय में नामांकन हो जाना है। तो इस तरह से हम सबको जागरूक होना होगा। अपने कर्तव्यों के प्रति हम सजग नहीं है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए विद्यालय पूर्व शिक्षा जो है राज्य के अंदर एक तरह से नहीं दिख रही है। आप पढ़ेंगे आगे किताब में मिशन मानव विकास, इसको जरा हम पढ़ करके बताएंगे तो ज्यादा आपको ये आएगा। ये 11 अक्टूबर गांधी जयंती 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार ये लागू किया गया है। 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रारंभ किया गया। एक तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको बहुत मजबूती से इस बात को उठाए थे कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, यानी 1 घंटे के भीतर आशा और ममता को इस पर अनिवार्य किया गया। ममता को इसीलिए नियुक्ति की गई। ममता का सबसे पहला काम है कि बच्चे जन्म लेने के साथ ही 1 घंटे के अंदर मां का दूध उसको मिलना चाहिए। ये ममता का दायित्व है। जन्म से 6 माह तक केवल मां का दूध पिए, यह आशा का कर्तव्य है। आंगनबाड़ी केंद्र से लिस्ट लेकर जिन मां को जन्म हुआ बच्चा को, आशा को, उसको दिन बांटा हुआ है। मैं उसके स्वास्थ्य विभाग में चर्चा कर चुका हूं। अब आंगनबाड़ी में भी देखिए इसको लाया, और उस दिन भी आंगनबाड़ी की चर्चा हुई थी। 7वें महीना से ऊपरी आहार की शुरुआत हो जाएगा, जो मैंने कहा 40 बच्चे। जैसे ही 6 महीना टपेगा तो हर आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 महीना से 3 वर्ष के 40 बच्चों को पोषाहार देना है। बाल्यावस्था के रोगों से बचाव और रोकथाम करना है। बचपन में कौन कौन रोग होता है उसके टीकाकरण की व्यवस्था भी उसी आंगनबाड़ी केंद्र पर एएनएम से मिलकर करना है। अब आंगनबाड़ी की चर्चा कर रहे हैं, अब किताबों का अध्ययन और वार्ड सदस्य को नहीं जानकारी होगा कि हाँ एएनएम भी जुड़ी हुई है, तो कैसे आप कर सकते हैं। स्वच्छ पानी उबाला या फिल्टर किया हुआ, ये तो बताना पड़ेगा ना। वहां हाथों की साफ सफाई करना, उस बच्चों को खिलाने से पहले हाथ की सफाई करना, 6 माह से 36 माह के बच्चों को पूरी निगरानी करना, उसके जब तक जो है 3 साल का होता है तब तक उसको केयर करना आशा का काम है, आंगनबाड़ी सेविका का काम है। और जैसे ही 3 वर्ष हो जाता है फिर उसी केंद्र में नामांकन हो जाएगा। यानी आशा एवं आंगनबाड़ी सेविका के पास हमेशा ORS एवं अनावश्यक दवाई उपलब्ध होना चाहिए। मैं स्वास्थ्य विभाग की भी चर्चा में किया था और आज भी देखिए किताब में साफ शब्दों में लिख रहा है। पोषाहार में अंडा सोयाबीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार ने किया, अब करते भी हैं सब लोग। अगर नहीं हो रहा है तो आंगनबाड़ी की सेविका तो पैसा एक तरह से नियुक्ति है, लेकिन जनप्रतिनिधि का ना मूल काम है कि वार्ड सदस्य ये काम हो रहा है वार्ड के अंदर, और नहीं हो रहा है तो वार्ड सभा में चर्चा कर दीजिए। अपने माथे क्यों लेते हैं। बहुत वार्ड सदस्य को डर लगता है कि फलाना के पोतोहू है तो हम कैसे कार्रवाई करेंगे। तो पोतोहू है तो वार्ड सभा में आप बात उठवा दीजिए,
कि भाई हम बार बार कह रहे हैं नहीं सुधर रही है, वार्ड सभा कैंसिल कर देगा उनकी बहाली को। वार्ड सभा को अधिकार है, चल जाएंगी हवा खाने। तो वार्ड सभा करिएगा नहीं, बिहार में वार्ड सभा नहीं हो रहा है, तो जनता का अधिकार तो वार्ड सभा में है। वार्ड सभा जिस दिन चाहेगी आंगनबाड़ी की सेविका की बहाली को रद्द कर देगा। ये हमदम याद रखिए, ये कानून है, हम कोई घर से नहीं बोल रहे हैं। तो बिहार के वार्ड सदस्य वार्ड सभा आप करते नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष आप हैं, उसकी बैठक आप करते नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र पर 99 लोगों को सरकार पोषाहार दे रही है, अगर चोरी हो जा रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप उसकी निगरानी नहीं करते हैं। तो वार्ड सदस्य हैं किस बात के लिए? ये हित के लिए न चुनाव लड़े जीते। तो ये हम लोगों को वार्ड सदस्य को पुल्हा के, समझा के, बैठ के उसके घर पर किताब पढ़ा के, एहसास करा के बिहार के बुद्धिजीवी लोगों की जवाबदेही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को जितना भी बोल लीजिए, कोई मुख्यमंत्री आएगा तो यही बात होगा, करना गांव के लोगों को है। अभियान की सफलता के लिए आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन में केंद्र संचालन में सहयोग करना ये सेविका का काम है। वार्ड सदस्य के साथ मिलकर के उसके हरदम उसको देखरेख करना। स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज और ग्रामीण विकास और नगर विकास विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभाग का सतत प्रयास जारी है। इतने डिपार्टमेंट मिल करके ये आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से संचालन करने की जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए, यही एक विश्लेषण था कि आंगनबाड़ी के केंद्र के बगैर प्राथमिक और मध्य विद्यालय की सपना साकार हो जाए। आंगनबाड़ी केंद्र के व्यवस्थित होने के बगैर आप प्राथमिक शिक्षा का विकास हो जाए, यह बेईमानी है, यह सोचना ही बेईमानी है। कोई कहता है कि हम आंगनबाड़ी केंद्र ठीक से नहीं चले, हम विद्यालय ठीक कर देंगे, ये हम कैसे मान लें? वही वार्ड सदस्य विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी के भी अध्यक्ष है, वही वार्ड सदस्य प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के अध्यक्ष है। और अध्यक्ष की गरिमा को हमारे बिहार के वार्ड सदस्य नहीं समझ रहे हैं, तो हम अब सबको न मिल के समझाना पड़ेगा। बहुत निरक्षा जीते हुए उनकी कमेटी बनी है साक्षर लोगों की, बुद्धिमान लोगों की। ये अलग बात है कि जहां आप जागरूक नहीं रहिएगा तो घर में बैठ करके मुखिया वार्ड सदस्य बना लेता है, जिसको मन किया कमेटी खड़ा कर लिया अपने मन लाए। तो अपने मन लाए खड़ा कर लिया तो समझ लीजिए कि बेईमानी होगा। अगर जिसको मन में ईमानदारी है, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कानून में यदि अगर कोई मुखिया चाहता है कि हम बहुत ईमानदार हैं, तो वार्ड सभा में आप गांव भर में डुगडुगी पिटवाइए और बैठक करिए, और 7 आदमी की कमेटी जो बनाना है वार्ड सदस्य के नेतृत्व में, उसकी एक सेक्रेटरी बनाना है। वार्ड सदस्य हो सकता है कि निरक्षर जीत गया हो, तो सेक्रेटरी तो गांव के सबसे बड़े विद्वान को बना दीजिए। 5 आदमी उसमें मेंबर बनाना है, वो तो गांव के सबसे विद्वान को बनाइए। अब तब कोई 5 पैसा खा जाए तो सुभाष कुशवाहा को फोन करके बोलिए यहाँ भी लूट हो रही है। ऐसा नहीं है कि गांव का सब लोग बेईमान हो जाएगा, नहीं हो सकता, ये संभव नहीं, तब तो धरती पलट जाएगा। हर गांव में ऑनेस्ट लोग हैं, कम नहीं है, 98% ईमानदार हर गांव में बैठे हुए हैं, उसको मौका नहीं मिल रहा। और जो जनप्रतिनिधि है वो भी बेईमान नहीं है, किताब का अवलोकन नहीं हो रहा। बस कमी यही है, किताबों के अंदर जो सरकार ने कानून बनाकर भेजा है उसका हम आप अवलोकन नहीं कर रहे हैं। गांव में चौपाल लगाकर किताबों को अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने एक जवाबदेही लिया, आज पिछले 55 दिनों से मैं सुबह रोज 8 बजे आपसे मिल करके रोज कहता हूं कि बिना पंचायती राज को धरातल पर उतारे हुए स्वयं श्री रामचंद्र भी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो नहीं विकास होगा। विकास तब होगा, साफ शब्दों में कह रहा हूं, यदि कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति सुभाष कुशवाहा से चाहे तो बहस कर सकता है कि बगैर पंचायती राज के भी हम विकास कर सकते हैं, तो उस फॉर्मूला को जरा हम भी सीख लें, हमको भी थोड़ा ज्ञान हो जाए। कोई एमपी एमएलए देश का ये कह दे कि मैं पंचायती राज को हटा दीजिए तो हम गांव के सभी आंगनबाड़ी को हम ठीक कर देंगे। एमएलए एमपी से होने वाला है ये? एमएलए एमपी तो कानून बना दिया लोकसभा और विधानसभा में बैठकर। हरदम याद रखिए, एमएलए और एमपी को सिर्फ कानून बनाना है, उनको बजट देना है,
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को योजना चलाना है, उसमें पैसा भेजना है। हाँ, अगर आंगनबाड़ी में 99 कानून बन गया कि 99 बच्चे और महिलाओं को पोषाहार हर महीना देना है, अगर यह पैसा 6 महीना सरकार पोषाहार नहीं दे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेल हो गए। अगर हर महीना पोषाहार आ रहा है अब तब गाँव में 99 लोगों को पोषाहार नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र पर 40 बच्चे का ठहराव नहीं है, तो इसमें कौन बेईमान है? अध्यक्ष तो वार्ड सदस्य है, ग्राम पंचायत भी एक गवर्नमेंट है। इस देश के अंदर 3 गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायत सरकार है। तो राज्य सरकार फेल करेगा तो नीतीश कुमार दोषी, और ग्राम पंचायत फेल करेगा तो मुखिया दोषी। सीधा सवाल, इसमें कहाँ लटपट है? तो ये आम लोग यह नहीं समझ रहा है कि नीतीश कुमार का क्या काम है, नरेंद्र मोदी का क्या काम है और ग्राम पंचायत का क्या काम है। एक ग्राम पंचायत गवर्नमेंट है, मुखिया का जांच बीडीओ सीओ डीडीसी नहीं कर सकते हैं। मुखिया के खिलाफ में यदि आपको आपत्ति देना है, मैं कानून बता रहा था कि सिर्फ कलेक्टर को अधिकार है मुखिया के खिलाफ में सुनने का, क्योंकि वो गवर्नमेंट है ना, कोई जांच करने चल जाएगा। बीडीओ का दिन है जब मुखिया का जांच कर देंगे, मुखिया उपाय कर देगा बीडीओ का। ये सिर्फ का सिर्फ कलेक्टर को अधिकार है कि किसी ग्राम पंचायत का जांच करेंगे या निगरानी समिति को है। तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है ना भाई ग्राम पंचायत, और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आंगनबाड़ी हम ही को रद्द कर देना है, हम ही को बहाल करना है। तो पंचायती राज ही आंगनबाड़ी केंद्र की बहाली भी करता है, निलंबित भी करता है। तो केंद्र बंद है तो साफ शब्दों में जान लीजिए, इसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है। किसी को अगर हिम्मत है तो सुभाष कुशवाहा से बात कर लीजिए, मैं यहां तक कह रहा हूं। हमको बता दीजिए कि इसमें मुख्यमंत्री कहां दोषी है। पंचायती राज बिहार में काम नहीं कर रही है जानकारी के अभाव में। मैं सीधा शब्द में कह रहा हूं। मेरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का मात्र एक उद्देश्य है कि राज्य के सभी लोग इस नियमावली को समझें, इस नियमावली को जाने। पंचायती राज के बगैर शिक्षा विभाग को हम नहीं सुधार सकते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट को। एक तरह से 2 डिपार्टमेंट को सरकार ने समर्पण कर दिया पंचायती राज को, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। हाँ, पीएचडी शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें राज्य सरकार के जिम्मे कोई काम नहीं है। एमएलए एमपी नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री के जिम्मे मॉनिटरिंग है, पैसा भेजना है। स्वास्थ्य विभाग अगर फेल है तो समझ लीजिए पंचायती राज खत्म। बिहार के मंगल पांडे दोषी नहीं है, वो दोषी है पैसा नहीं जा रहा। इसलिए आप सब साथियों से मेरा निवेदन है कि जो परामर्शी समिति है वो मुखिया ही समझिए, उसमें कोई नियम अंतर नहीं है। इसलिए हम सबको ग्राम पंचायत के प्रति आप सजग रहिए, और जो भी चुनाव लड़ने आते हैं इस भावना से आइए कि हमको गवर्नमेंट में हम जा रहे हैं। हम कई मुखिया से बात करते रहते हैं, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम गवर्नमेंट हैं, हम पंचायत के मुख्यमंत्री हैं, हम पंचायत के ऑल इन ऑल हैं, हम ही पंचायत के जीवन हैं। ये एहसास ही नहीं हो रहा है मुखिया को, उसको समझे में नहीं आ रहा है कि हम हैं क्या। धारा 20(4) को पढ़िए नहीं रहा, किताब देखिए नहीं रहा। जिस दिन बिहार का मुखिया धारा 20 उपधारा 4 जमीन पर उतार दिए, उस दिन बिहार का जो है काया बदल जाएगा, और यह राज्य जो है दुनिया के लोग देखने आएंगे। जिस दिन पंचायती राज, केरल में जाइए, हरियाणा पंजाब में जाइए, अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए मुझे आशा है वार्ड सदस्य और मुखियागण से तो किताबों का अध्ययन करें, और धारा 20(4) को जिस दिन आप जमीन पर उतारेंगे उसी दिन गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना करना था, जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1988 में लोकसभा में गवर्नमेंट का बिल लाया था पंचायती राज, जो नरसिम्हा राव जी की सरकार 1993 में यह पारित हुआ था। राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के चलते राजीव गांधी जी ने इसको कानून नहीं बदल सका था। चंद्रशेखर जी ने भी राज्यसभा में पास नहीं करवा सके थे, लेकिन तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने 1993 में हिंदुस्तान को पंचायत गवर्नमेंट का दर्जा देकर गांधी की सपना
ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्प लिए थे। इसलिए आज मैं एक ही विषय पर चर्चा किया। कल बाल श्रम उन्मूलन, बालकों को जो